यह एक भरोसा था, एक अटूट विश्वास था कि हम फिर मिलेंगे। नींदों के उस आसमान में, सुकून के उन बादलों के बीच, स्वर्ग में, नर्क में या शायद किसी सपने में ही सही, मगर मैं जानता था हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे। हाय, मेरा नाम डेनी सोलंकी है और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट ढलते दिन की बातें। तो अभी जो कविता मैंने पढ़ी है वो कविता मेरी पहली किताब फिर मिलेंगे से है। आज मैं यहाँ आप सबके बीच इस किताब का पहला अध्याय पढ़ने वाला हूँ, जिसका नाम है आखिरी पड़ाव। पूरी किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करने के बाद में इसे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर जाकर मुझे बताइएगा कि किताब आपको कैसी लगी, और अगर हो सके तो किताब के साथ अपनी एक सेल्फी भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो उससे पहले कि हम पहला अध्याय पढ़ें इसका, मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। किताब का नाम है फिर मिलेंगे। ऐसा क्या है जो आपको जिंदा रखता है? कुछ लोग सांसों का नाम लेंगे, कुछ प्रेम और अपनों का, मगर सच तो यह है कि उम्मीद आपको जिंदा रखती है। कुछ पाने, कुछ कर गुजरने की उम्मीद, और जिनसे कभी सालों पहले तुम जीवन के कठोर रास्तों पर बिछड़ गए थे, उनसे फिर मिलने की उम्मीद। एक ऐसे ही भयावह तूफान में बिछड़े प्यार के दो पंछियों की यह कहानी उसी उम्मीद को समर्पित है, जो दर्द भरे रास्तों पर फिर मिलने की सारी उम्मीद खो बैठे थे। तो क्या वह फिर मिल पाएंगे? वैसे मैंने सुना है कि झूठी उम्मीदें अक्सर आपको तोड़ देती है। चलिए, अब बिना आपका कोई वक्त ज़ाया किए मैं आपको इस कहानी के पहले अध्याय से रूबरू करवाता हूँ, जिसका नाम है आखिरी पड़ाव। हरे जंगल के वो घने पेड़, जहाँ कुछ देर पहले रंग बिरंगे पंछियों की मधुर चहचहाट के सुरों का गीत गाया जा रहा था, अब उनकी सहमी सी आवाज़ से गूंज उठे थे। बंदर जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ टहनियों पर खेल रहे थे, अपना संतुलन खो बैठे थे, और हिरण जो कुछ देर पहले घास की मोहक खुशबू और स्वाद का आनंद उठा रहे थे, वो भी उन हरे मैदानों पर इधर उधर भागने लगे थे, जैसे मानो कहीं पर किसी शेर ने दस्तक दे दी हो। पर कैमरे को अगर हम शेर के परिवार की तरफ घुमाएं तो उनको भी अपनी गुफा में दुबक कर बैठा हुआ पाएंगे, क्योंकि उस जंगल के रास्ते बिछी एक रेल पटरी जो कुछ समय पहले शांत थी, अब उस पर से गुजरती इस रेलगाड़ी के डरावने शोर ने वहां की खामोशी छीन ली थी। इसी रेलगाड़ी की एक बग्गी में खिड़की के पास वाली सीट पर एक लड़का बैठा था, जो ढेर सारे दर्द और आंसुओं से अकेला लड़ रहा था। उसके मस्तिष्क में बहुत सी आवाजें गूंज रही थी और उसका दिल किसी खास के लिए बस रोए जा रहा था। हाँ, किसी बेहद खास के लिए। और रोए भी क्यों ना, उसने अपने बहुत से करीबी लोगों को खोया था। सर, जिस परिवार को आप ढूंढ रहे हैं वो एक दुर्घटना में, उस चौकीदार का सहमा सा चेहरा, हाँ वो सब, बूढ़े डॉक्टर के लड़खड़ाते बोल। वो एक अच्छे इंसान थे, और एक नर्स की खोई हुई हिम्मत जो बस इतना ही कह पाई और आंसुओं में टूट गई। इसके आगे भी मुझे बहुत कुछ जानना था, पर वह इस बिखरे से आशिक को अपने सवालों के साथ अकेला छोड़ गई। इसलिए मैंने दूसरी नर्स से पूछा। उनकी पत्नी मेरी अच्छी दोस्त थी, हमारी अच्छी बात होती थी, हम कभी कभी मिलते भी थे, पर उसने भी वही कहा जो मेरा दिल नहीं सुनना चाहता था। सभी मर गए, वो पूरा परिवार, कोई नहीं बचा। यह एक दर्द भरी सड़क दुर्घटना थी। अगली सुबह समाचार पत्र में उनकी खबर छपी थी, और उन्हीं में से एक लड़की ने मेरी कांपती हथेलियों पर यह मुरझाया सा समाचार पत्र का टुकड़ा रख दिया, ताकि मैं अपने बेमतलब के सवालों से उन लोगों को और तंग ना करूं, जो बस किसी से यही सुनना चाहते थे कि वह जिंदा है। आंखों में उसको पढ़ने की हिम्मत कहाँ बची थी, मगर मेरे हाथों ने उसे खोलकर इनके सामने रख दिया। एक दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी जिसने एक कार को चकनाचूर, शहर के जाने माने डॉक्टर और उनका परिवार।
जब आंखों की हिम्मत और टूट गई, उनसे बूंदें बरसने लगी, तो उस अखबार के टुकड़े को हथेलियों में मसलते हुए गालों पर मोतियों की भांति लुढ़कते इन आंसुओं को रोकने की मैंने बहुत कोशिश की। तब ऋषि के मजबूत हाथों ने मेरा एक कंधा संभाला, अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की और वह एक नाकाम कोशिश करने लगा उस इंसान को जोड़ने की जो कब का दर्द में टूट चुका था। मगर इतना सा सहारा काफी नहीं था। यह जीवन का एक कड़वा सच है जिसे हमें कबूल करना ही होता है। शायद इसीलिए मेरे दूसरे रोते हुए कंधे को पास बैठे एक अजनबी ने संभाला। यह कहना आसान है, पर सोचकर देखो कि वह अब नहीं रही तो पैरों की जमीन कांपने लगती है। मेरे लिए यह सब खुद को समझा पाना बहुत मुश्किल था, और सच कहूं तो उस शाम मुझे कुछ समझना नहीं था। इसलिए मैं वहां से खड़ा हुआ, अपनी गीली पलकों को पोंछा और दूर आ गया, एक अकेलेपन की तलाश में जहां मैं उसके दर्द में जी सकूं और मुझे ज्ञान देने वाला कोई ना हो। मैं उस रेल के डिब्बे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया जहां वो तेज बहती हवाएं मेरे बालों को पीछे सवार रही थी। मगर जब मेरे दिल से सारे दुखों को दूर उड़ा देने की बात आई तो यह भी असफल हो गई। फिर भी मैंने बाहर की ओर देखा और खुद को उसकी यादों के छोटे से समंदर में डुबो लिया। जिस रफ्तार से यह पेड़ पीछे जा रहे हैं ना, बस ऐसी ही रफ्तार जिंदगी की भी थी जब वह साथ थी। अर्ज किया है, हाँ, जब वह साथ थी खुशियां बेमिसाल थी, परिस्थितियां कैसी भी हो प्यार की बारिश बेशुमार थी। फिर एक दिन दूरियों के कहर में उसकी धुंधली सी परत में उसका साथ छूटा। ये दिल टूटा और खुद रब मुझसे रूठा तो मेरी आंखें भीगी हर रात थी। जब वह साथ थी खुशियां बेमिसाल थी। यह पंक्तियां उसके लिए है, मेरी चश्मिश के लिए, मेरे प्यार के लिए जिसने आज मुझे तोहफे में बहुत सारा दर्द दे दिया है ताकि मैं इसी गम के सहारे इस अकेली जिंदगी को काट सकूं। यह उन दिनों और पलों के लिए है जो अप्सरा के संग बीते, उसकी काली मोटी शानदार आंखों के लिए, उन आंखों की अर्धचंद्र जैसी भंवरों के लिए, उसके हल्के घुमावदार बालों के लिए, होठों की मीठी सी मुस्कान के लिए, यह उसकी ठंडी आंखों की टिमटिम के लिए है, और उसकी कभी न बंद होने वाली बेमतलब की बातों के लिए, उसके अद्भुत रूप और समझ के लिए है। यह पंक्तियां उसकी हर इतराने वाली अदा के लिए है जो वह करीब आने से पहले दिखाया करती थी, उसके शांत से आलिंगन के लिए जो कभी खत्म ही नहीं होना चाहते थे, उसके कभी न थकने वाले पैरों के लिए जिन्हें हमेशा मेरे साथ किसी सफ़र पर जाने का बहाना चाहिए होता था। यह उसके बेइंतहा प्यार और इन बेरहम दूरियों के लिए है जिन्होंने एक पल के लिए तो प्यार को ही मेरे हर रास्ते की मंजिल बना दिया, फिर उन रास्तों में मुझे कहीं मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। उफ, मेरी गलती नहीं है अगर मैं यहाँ और कोमा का उपयोग कर लेता हूँ तो, क्योंकि जब मेरी अंगुलियाँ उसके बारे में लिखने लगती है तो किसी को मेरे ऊपर ठंडा पानी डालना होता है जिससे कि इस आशिक को फिर से वास्तविक दुनिया में लाया जा सके जहाँ से वह कब की जा चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा था, उसकी मुलायम सी हथेलियों को एक बार फिर अपने हाथों में थामने के लिए तरस रहा था, पर वह तो थी ही नहीं। इसलिए सहारे के लिए इन कांपते हाथों ने रेल के डिब्बे के दरवाजे को ही पकड़ लिया और उस शांत से जंगल में गूंजती हुई वह रेलगाड़ी एक अंधेरी गुफा में चली गई, जहां उन काले पत्थरों की दीवारों पर मैं अपनी यादों की परछाई देख सकता था और इन यादों में देख सकता था खुद को बिस्तर पर करवट लेते हुए किसी रोज जैसी पर कुछ अलग सुबह में। तो ये था पहला अध्याय। जिस शब्द से पहला अध्याय खत्म होता है उन्हीं शब्दों के साथ अगले अध्याय की शुरुआत होती है। यह इस किताब की विशेषता है। तो अगले अध्याय का नाम है रोज जैसी कुछ अलग सुबह, जिसे पढ़ने के लिए आपको एक किताब खरीदनी होगी। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर 149 रुपये में अवेलेबल है, 149। आप जाइए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर किताब को खरीदिए, इसे पढ़िए और मैं आशा करता हूँ कि आपको किताब बहुत पसंद आएगी। और आप बता सकते हैं मुझे मैसेज करके, कमेंट करके कि आपको पहला अध्याय कैसा लगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Danny_writes।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू।